मैं आकाश राज मिश्रा और मैं आपके लिए क्लास 10th का पहला चैप्टर लेके आया हूँ। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, आप नाम से ही काफ़ी कुछ समझ जाएंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम कुछ इस चैप्टर का जो है एक इंट्रो होगा आपसे, और दूसरी चीज़ें हम इसमें भी बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे जो हो सकता है आपको लगे कि बहुत बेसिक हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, इन्हें एक बार जरूर देखें और रिवाइज करें। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है जल्दी लगे आपको। देखिए, जो पहला टर्म आया केमिकल रिएक्शन, आपने तमाम चीजें सुनी है छोटे से, जब से आप केमिस्ट्री से आपका इंट्रोडक्शन हुआ होगा, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, रिएक्शन। केमिस्ट्री है, रिएक्शन होता है। ठीक है, क्या है ये रिएक्शन? कुछ है आइडिया? चलिए ठीक है, जो भी हो, आपने कुछ ना कुछ सुना होगा, मैं बताता हूँ। जैसे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, रिएक्शन। किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में चेंज होना, बट दैट चेंज, वो चेंज केमिकली हो, केवल उसके अपीयरेंस में नहीं, उसके मॉलिक्यूल्स में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके आयनिक स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगे, वो होगा केमिकल रिएक्शन। या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ, जब ये रिएक्शंस होते हैं तो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जो डिफरेंसेस आते हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड bonds and forming of new bonds is known as chemical reaction. ठीक है, इसको आप उतार सकते हैं। अच्छा, अब मैंने जैसा कि लिखा है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, मान लीजिए इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास वाटर है, ब्रेक हो गया, H2 + O2 में टूट गया, यही H2O2 है हमारे पास, इसमें रिएक्शन हुआ हाई टेम्परेचर पे या जो भी है वो बाद में H2O बन गया। ये क्या है? दे आर केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। आपने कोई सब्सटेंस लिया, उसका ब्रेक होना, कोई दो कंपाउंड्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक में मिलना, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये चीज आप उतार लीजिए और इसको फिर मैं आगे इसमें बढ़ता हूँ। चलिए ठीक है, अब आपने ये लिख लिया होगा, तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? इन चीजों को देख के लग रहा है क्या ये भी केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन है? क्या केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं? नहीं, केमिकल रिएक्शन आपके होंगे 5 टाइप के। मेनली हम अभी 5 टाइप की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ब्रेक होना, यहाँ पे इसका जुड़ना, ये दोनों अलग अलग टाइप के रिएक्शन है। अभी हम बस उनका नाम जानेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो जो आपके रिएक्शन आएंगे वो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे पहली बात हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, यानी दो सब्सटेंस का जुड़ना। जैसे मैंने लिखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन H2 + O2, जब दो कंपाउंड या दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक मैं इंट्रो दे रहा हूँ, हर एक रिएक्शन के बारे में अलग अलग से हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बस आप परेशान मत होइए, इस तरह से ही निपटाने नहीं, आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसी वाटर का मैंने एग्जांपल दिया, उसी एग्जांपल से फिर आपको समझा रहा हूँ मैं। H2 + O2 में टूट जाना, क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी 3 टाइप का होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थर्माइट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वगैरह वगैरह। चलिए
उसको हम बाद में कवर करेंगे। इसके बाद आती है बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ये शायद आप पहले भी पढ़ चुके हो या ना पढ़ चुके हो, मैं बता देता हूँ फिर भी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी यहाँ पे क्या होता है, एक मेटल एक्टिविटी सीरीज होगी जो आपको पढ़नी होगी, उसमें हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, Na प्लस ZnSO4 यहाँ पे बन जाएगा Na2SO4 प्लस Zn। ठीक है, इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि हाई रिएक्टिव मेटल, सॉरी यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। जैसे इसी से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ZnSO4 प्लस यहाँ पे आप ले लो Na2CO3, तो ये क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस ZnCO। ठीक है, इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें दो टाइप के होंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी अभी आगे आप पढ़ोगे ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन यानी ऑक्सीजन या का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड होना। जिस रिएक्शन में ये दोनों एक साथ होते हैं वहां पे हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो ये चीज आपने लिख ली। ठीक है, अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि जल्दी जल्दी, लेकिन आज ये एक इंट्रो लेक्चर है, आपको हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो, फिर हम ब्रीफली पढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है इक्वेशन की। क्या इक्वेशन, इक्वेशन से पहले ऐसा करो, एक चीज हम देख लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस भी देखता है, तो ऐसा एक एक्टिविटी आपके चैप्टर में दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है 1.1, जो पहली एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन जिसमें बर्न कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो, जैसे यहाँ पे था कि मैग्नीशियम की रिबन बर्न हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो किस कलर की फ्लेम देता है। तो याद रखना है जो फ्लेम का कलर होगा ये होगा व्हाइट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा मैग्नीशियम को कम्बशन होने पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नेचर में ये बेसिक होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 1.1। इसके बाद एक दूसरी दी है 1.2, इसमें शायद आपका दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। अब देखिए ये यहाँ पे आपको उसने नाम लिख रखा है। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले भी बता रहा हूँ, आप नाम इसका लिख लीजिए, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसका मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। बैलेंस है यहाँ पे, अगर नहीं भी रहेगा तो भी आप सोचिएगा मत, हम आगे जो है बैलेंस करना भी सीखेंगे। ठीक है, लेड नाइट्रेट एक्टिविटी 1.2 में है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या बनाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है, ये जो लेड आयोडाइड होगा ये पीपीटी के फॉर्म में आ जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट, और इसका कलर कैसा होगा, येलो। ठीक है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा और इसका कलर कैसा होगा, येलो। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए। ठीक है, इसका आपने उतार ही लिया होगा। तीसरी जो एक्टिविटी है वो है हमारी जिंक प्लस HCl के साथ, यानी एक मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन। ठीक है, ये तीनों एक्टिविटी हैं, इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस भी साथ ही साथ हमारा जो है थोड़ा कवर होता रहे। ठीक है, ओके, उतार लिया होगा आई थिंक।
देखिए पहला चैप्टर जो है हमारा 10th का, वो बहुत परेशान उसमें नहीं होना, बहुत इजी सा चैप्टर है। बस जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे उतना ही अगर आप पढ़ते हो मन लगा के, तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, ये बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, चलो इसके बाद बात आती है इक्वेशन की। केमिकल और इक्वेशन, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका सहारा लिया? इक्वेशन। जैसे मैंने कहा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड, देखिए अब केवल केमिस्ट्री क्लास 10th तक ही सीमित नहीं है, केमिस्ट्री क्लास 10th तक ही सीमित नहीं है। आपको इसको ब्रीफ 11th 12th, किसी को पीएचडी करना है, किसी को कुछ करना है, तो ये जो रिएक्शन है, आप नाम लिख दिया आपने, हो गया, आपको पता चल रहा है, लेकिन कई इंफॉर्मेशन ये नहीं दे पा रहा है, कई इंफॉर्मेशन ये नहीं दे पा रहा। मैं पूछूं यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कार्बन कितने एटम है? नहीं बता सकते। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पूछ लूं, नहीं बता सकते। तो क्या हुआ, हमने इनका नाम लिखने के ना लिख करके जिस जो इनके सिंबल मिले हुए थे, हम उससे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ठीक है, गिव्स CO2। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और भी कई स्टोकियोमेट्री जो है उसमें जब आप पढ़ोगे तो कई और जानकारी आपको मिलेंगी, खैर उसकी हम बात नहीं करते। कार्बन, एक एटम कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जानकारी हमें मिल गई, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन हो, एलिमेंट्स के जो सिंबल है उसे रिप्रेजेंट करना क्या कहता है? केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को एलिमेंट्स के सिंबल से रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन हुआ। ठीक है, केमिकल इक्वेशन ये भी है, लेकिन इसका जो एक अच्छा फॉर्म है वो ये होगा। ठीक है, एक अच्छा फॉर्म जो होगा ये होगा, तो हम इसे ही केमिकल इक्वेशन को रेफरेंस करेंगे, लेंगे। ठीक है, अब ये जो चीज आ गई केमिकल इक्वेशन, ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे अभी तो आपने देख लिया, अब यहीं से एक टर्म निकल के आएगा बैलेंसिंग। जैसे आपने मेरा पहले देखा होगा, मैंने लिखा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और मैंने लिख दिया H2O। अब आप देखोगे सर, आपने जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और केमिकल कॉम्बिनेशन वाले भी आपने पढ़े होंगे लॉज, तो उसमें जो पहला लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे कि ये यहाँ बैलेंस नहीं। हमारा जो इक्वेशन है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे क्या पता चल रहा है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमें केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल इक्वेशन, उन्हें बैलेंस करने के लिए कहता है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की वजह से हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। क्या जरूरत है कि आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें? क्योंकि हमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है। तो क्या कहता है पता है? चलो मैं बता देता हूँ, रिपीट करो। चलो ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि बहुत सिंपल सी, मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट ठीक है, ये हमारा कहता है केमिकल इक्वेशन। अब इसी की वजह से इस लॉ को हम फुलफिल करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, और जब हम बैलेंस कर लेंगे तभी हमें पूरी जानकारी सही मिलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2O, मैं डायरेक्ट बैलेंस करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तो हम देखते हैं ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। कितने एटम है इधर? 4। पता है कैसे काउंट करते हैं? यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन भी 2। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अब ये जो बैलेंसिंग का टर्म है और टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये हम क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों का एक होमवर्क है कि आप लोग मुझे जो बेसिक चीज़ें हैं कि मूल कॉन्सेप्ट जिसने भी 9th में पढ़ रखा है, वैसे मैंने पढ़ाया भी था, आप लोगों को याद होगा, उसको आप एक बार जरूर पढ़ लो, थोड़ा सा ही, लेकिन उसे पढ़िए जरूर। ठीक है, ये एक अच्छा चैप्टर है और हमेशा आपको काम आएगा मूल कॉन्सेप्ट। उसमें आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ठीक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। केमिकल कॉम्बिनेशन आपको एक बार आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर इससे कोई भी जो अभी तक आपने पढ़ा, ये बेसिक चीजें थी, बेसिक जानकारी थी, ये आपके पास हो सकता है हो पहले से या ना भी हो। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था और बाकी जो है हम कल से नए नए लेक्चर, हर जो है स्टेप बाय हर चीज आएगी। ठीक है, थैंक यू।